हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स। मैं आपका दोस्त शिवम जायसवाल हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है ग्रुप थ्योरी का चल रहा है, और उस सिलसिले में एक लेक्चर हम अटेंड भी कर चुके हैं आपका। उसी को बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं, कुछ नए बातों को आपके सामने रखेंगे यहाँ पे, जो कि इस सीरीज का दूसरा लेक्चर होने वाला है बच्चों। सो आइए देखते हैं बिना लेट किए आज का दूसरा लेक्चर। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे ग्रुप थ्योरी, जिसमें हम बेसिक बातें बच्चों आपसे कर चुके थे। जैसे आपको मैंने बताया था सेट क्या होता है, फिर सेट का रिप्रेजेंटेशन बताया था, फिर आपको बताया था कुछ सिस्टम्स होती हैं जिसमें हम ऑपरेशन को डील करते हैं, ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। और फिर जब ऑपरेशन आपको मैंने समझा दिया था, तब मैंने आपसे बात किया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। और बाइनरी ऑपरेशन के बाद ये भी मैंने आपको समझाया था कि बाइनरी ऑपरेशन में कौन से ऑपरेशन बाइनरी होते हैं, कौन से ऑपरेशन ही रह जाते हैं, बाइनरी नहीं कहलाते हैं। ये सब बेसिक बातें हमने आपसे कर ली थी। उसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले बच्चों कुछ स्टैंडर्ड्स सेट्स की, जो मैथ्स में ऑलरेडी डिफाइंड है। स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं बच्चों, देखते हैं। तो सबसे जो पहला आता है स्टैंडर्ड सेट की लिस्ट में, वो है आपका नेचुरल नंबर्स, जिसको बच्चों हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और होता क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा। नेचुरल नंबर्स जो कि डिनोट करते हैं कैपिटल एन लेटर से, इसमें वह नंबर्स आते हैं जो काउंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको बोला भी जाता है डिफाइन करते समय कि काउंटिंग नंबर्स बेसिकली आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स का सेट बना दीजिए, वह नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा, जिसको हम एन से डिनोट करेंगे बच्चों। तो काउंटिंग नंबर्स, आपको पता है कि हर एक चीज़ की जो काउंटिंग होती है वो 1 से ही स्टार्ट होती है। 1 देन 2 देन 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो ये नंबर्स ले लीजिए, उनका कलेक्शन कर दीजिए, सेट बन जाएगा। उसी सेट को हम नेचुरल नंबर का सेट बोलेंगे बच्चों। तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम ले लेंगे और बना देंगे आपका एन, यानी नेचुरल नंबर्स। तो ये है आपका नेचुरल नंबर। क्लियर है? ओके, बात करते हैं अगला सेट, जिसको बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। बच्चों इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। इसका पहला लेटर एन, ठीक है, इसका पहला लेटर डब्ल्यू, इस वजह से इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। चलिए, अब ये क्या होता है, अभी जो हमने आपको बताया काउंटिंग नंबर्स, बस एक नंबर एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दीजिए, क्या हो जाए? 0। एक्स्ट्रा 0 इंक्लूड कर दीजिए। तो काउंटिंग नंबर जो आप ले रहे थे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अब यह 1 से न चालू होकर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी होल नंबर्स की लिस्ट में, उसके कलेक्शन में एक एक्स्ट्रा नंबर 0 आ जाए, तो वह जो नया सेट बनेगा उसी सेट को बोलते हैं होल नंबर्स का सेट, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम लिखें सेट के फॉर्मेट में, तो 0 देन 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सेट बन गया, नया सेट जिसमें 0 आ गया। तो इसको ऐसे बोला जाता है, ऑल द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ 0 फॉर्म्ड द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का एक सेट बना देगा, जिसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो इस कैटेगरी में सेट है वह है इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स, जिसको बच्चों हम आई और जेड दोनों से डिनोट करते हैं। जेड इसके लैटिन नेम से आया है और आई इसका फर्स्ट लेटर लिया गया है। ओके, इसमें जो नंबर्स आते हैं इस सेट में, वो होते हैं आपके सारे के सारे होल नंबर्स वाले नंबर तो रहेंगे ही। एक्स्ट्रा क्या आएगा इसमें? एक्स्ट्रा आएगा इसके निगेटिव्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे 1 2 3 4, उनके निगेटिव्स भी ले लीजिए अलॉन्ग विद 0। तो एक नया सेट बन जाएगा, उसी सेट का नाम है इंटीजर्स। ओके, इसको लिखेंगे कैसे? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा।
तो ये एक नया सेट बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स का सेट, जिसको आई या फिर जेड से डिनोट किया जाता है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इस कैटेगरी में अगला जो सेट आता है बच्चों वो है आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। चलिए, ये क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हो। इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हो, जैसे 1/2, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 9/10, 11/6 एंड सो ऑन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर में ही आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि रैशनल नंबर में ऐसे भी नंबर्स आते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फॉर्मेट में हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स, ये सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर बोले जा सकते हैं। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो इस वाले सेट में जैसे 1/2 आ जाए, 3/6 आ जाए, 9/11 आ जाए, ये तो साफ साफ दिख रहा है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, ये तो हम लेंगे ही लेंगे। साथ ही साथ ऐसे भी नंबर 1.3 डेसिमल के फॉर्मेट में है और टर्मिनेट हो गया, एक डेसिमल के एक पोजीशन चलने के बाद ये खत्म हो गया, मतलब वहीं पे एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। 3.456 यह भी आपका रैशनल नंबर है, 6 तक आते आते टर्मिनेट हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। 2.1 बार, 0.3 बार, बार का मतलब होता है 2.1 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 1 रिपीट होगा, 2.1111 चलता जाएगा। 3 के ऊपर बार लगने का मतलब 0.3333 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब इस टाइप के नंबर्स अगर आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि यह रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए बात करते हैं इस कैटेगरी में अगला नंबर जो है आपका इर्रेशनल नंबर। क्या है बच्चों? इर्रेशनल नंबर्स, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। चलिए, रैशनल नंबर क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, रैशनल के जस्ट उल्टा, जो रैशनल नहीं है वही इर्रेशनल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अभी मैंने बोला कि टर्मिनेटिंग और या रिपीटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम इरेशनल बोलते हैं। जैसे 1.4645120123 सो ऑन, इस तरीके से चलता जाए। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कभी यह खत्म भी नहीं हो रहा है। तो इस कैटेगरी का अगर नंबर दिखे, इस टाइप का नंबर दिखे, तो समझ जाइए वो इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? समझ जाइए वो क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे आपको पता है √4 की वैल्यू होती है 2, √9 की वैल्यू होती है 3, तो इसका रूट तो 2 आ जा रहा है, √4 2 और √9 3, मतलब 9 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो 3 आता है, 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 आता है। यहाँ पर तो ये समझ में आ रहा है कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। रूट के अंदर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, यानी उसका आंसर मिल जा रहा है 2 और 3 के फॉर्मेट में, रैशनल नंबर के फॉर्मेट में। इस वजह से इस टाइप का अगर आपको अंडर रूट वाला नंबर दिखे, यानी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर दिखे, तो समझ जाइए वो रैशनल है। लेकिन उल्टा, अगर रूट के अंदर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको परफेक्ट स्क्वायर ना दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल √5, रूट के अंदर 5 है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, रूट के अंदर 5 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो आंसर इस वाले फॉर्मेट में नहीं देगा, प्योर नंबर रैशनल के फॉर्मेट में नहीं देगा। तो कह सकते हैं ये आपका जो है इस टाइप का नंबर, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, ये सब ऐसे नंबर्स हैं जिनका आंसर नहीं आएगा सॉल्व करने पे। 2 और 3 4 इस टाइप का प्योर नंबर कुछ नहीं आएगा। इस वजह से ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? इरेशनल।
नंबर बोलेंगे। मतलब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर नहीं है तो इरेशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रूट के अंदर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वह रैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वह इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे आपने अभी स्क्वायर रूट के बारे में बात कही है, वैसे हम ये भी कहेंगे यहाँ पे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब वाले नंबर्स हैं, सॉरी स्क्वायर रूट उसको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्यूब रूट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे 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 लिखना है। जैसे ये 27 है, 27 का क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 27 की पावर में 1/3। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आता है, 3 आता है। मतलब क्यूब रूट के अंदर अगर परफेक्ट क्यूब वाला नंबर है तो समझ जाइए वह रैशनल है, समझ जाइए वो क्या है, रैशनल है। अगर क्यूब रूट के अंदर 28 आ जाए, अब यह 28 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, इसके वजह से यह इरेशनल बोला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल, स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इरेशनल, क्यूब रूट के अंदर अगर परफेक्ट क्यूब वाला नंबर है तो रैशनल, अगर क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब वाला नंबर नहीं है तब इरेशनल। और बाकी ये तो आप पैटर्न समझ गए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? आपको उम्मीद करता हूँ इस बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये है आपका इरेशनल नंबर। चलिए, इसके बाद एक और नंबर आता है इस कैटेगरी में अगला, उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर, रियल नंबर्स, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर, अभी तक जितना आपने ऊपर से नंबर पढ़ा है अप टू इरेशनल नंबर्स, ये सब के सब रियल नंबर से ही आते हैं। रियल नंबर इन सब का सुपर सेट है। अगर हम बात करें सेट के टर्म में, टेक्निकल टर्म में, तो रियल नंबर सबका अप टू इरेशनल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर, सबका सुपर सेट कहलाता है। मतलब सबसे बड़ा सेट है, यानी ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, आएंगे। तो ये रियल नंबर क्या है? ऐसा सेट है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया। अभी क्लियर हुआ अभी ये बात आपको? कैपिटल आर से इसको डिनोट किया था। चलिए, अब बात करते हैं हम इमेजिनरी नंबर, फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। बच्चों, इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें आयोटा आए। अब आयोटा क्या है, अब ये समझाना पड़ेगा आपको। क्लास 11th में याद करिए, चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा है ये बात। आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर -1। जैसे अभी तक आप रियल तक अगर मतलब क्लास 10 तक बात करें तो क्लास 10 तक आप बस रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्लास 11th में एंट्री लेते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में आपको एक नए नंबर्स के बारे में रूबरू कराया जाता है, उससे उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, वहाँ पे बताया जाता है। क्योंकि याद करिए थोड़ा सा, अगर हम डिटेल में जाएं तो थोड़ा सा ही जाएंगे। देखिए, क्लास 10th में एक चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से। उसमें आपने ये पढ़ा है कि जब हम रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब हम रूट्स निकालते हैं तो वहाँ पे कंडीशन बन जाता है डी के ऊपर, डी ग्रेटर देन 0 है, डी इक्वल टू 0 है और डी लेस देन 0 है। तो डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0 वाला तो उसमें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हम ये डी लेस देन 0 वाला जो कंडीशन है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वह उसके बियॉन्ड द स्कोप की बात होती है, फिर आयोटा वगैरह आ जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। बस ये बोल करके कि इसका जो रूट्स आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, उसका डी निकालते हैं, लेस देन 0 आता है, तो वहाँ पे ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि इसका जो रूट्स आएगा इमेजिनरी रूट्स आएगा, बस इतना, नो रियल रूट्स। इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 में, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से जो चैप्टर, उसमें बताया जाता है कि अगर कभी डी लेस देन 0 आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते करते डी लेस देन अगर 0 आ गया, उसका डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, उस समय क्या होता है कि उसका जो रूट्स होता है वो इमेजिनरी आता है। और इमेजिनरी रूट्स का मतलब वो आयोटा वाला टर्म्स आएगा। आयोटा का मतलब होता है, यहाँ देखिए ध्यान से, आयोटा का मतलब होता है रूट के अंदर -1। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट के अंदर -4, तो इसका जो आंसर होगा उसको ऐसे लिखेंगे, रूट के अंदर 4 इंटू -1, मतलब √4 इंटू √-1। तो इसका तो आंसर 2 होगा, इसका क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। तो ये 2 आयोटा आंसर देगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये क्या आंसर देगा आपको? ये आंसर देगा आपको 2 आयोटा। शायद कट रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, इस चीज को ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अगर ये
-4 है लिखा हुआ रूट के अंदर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √4 एक ही में -1, मतलब एक ही बात है, -4 लिखो या 4 इंटू -1 लिखो, अलग अलग कर देंगे तो √4 इंटू रूट के अंदर -1। इसका तो आंसर आप जानते हैं 2 है, और इसको हम बोलते हैं आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में रूट के अंदर -1 को क्या बोला था बच्चों? आयोटा। इस वजह से इसकी जगह मैंने आयोटा लिखा है, यानी ये बन गया 2 आयोटा। रूट के अंदर -4 को लिखेंगे 2 आयोटा। कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, आप स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसका आंसर तो रियल आएगा, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको फिर आयोटा से डील किया जाता है। रूट के अंदर -1 को आयोटा बोला था। तो इस टाइप का अगर नंबर आपको कहीं दिखता है जहाँ पे रूट के अंदर -1 आ जाए, -4 आ जाए, -6 आ जाए, निगेटिव नंबर्स आ जाए, तो हम बोलेंगे वह इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। तो इस टाइप के नंबर्स के कलेक्शन का मतलब कह सकते हैं सेट बना लीजिए, तो हम बोल देंगे वह इमेजिनरी नंबर का सेट है बच्चों। इसी सिलसिले में अगर हम आगे बात करें तो एक और नंबर इससे सुपीरियर में आता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है? एक अलग ही टाइप के बारे में आपको जानकारी देता है। मतलब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बच्चों, इसके सेट को हम सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए a प्लस आयोटा बी, इस टाइप का z बराबर a प्लस आयोटा बी। हम काफ़ी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक के लिहाज से लेक्चर है। तो 11th में आप पढ़, मुझे उम्मीद है आप पढ़ के ही आए होंगे। बस थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बला है, ये आपका इमेजिनरी नंबर क्या चीज़ है, रियल नंबर क्या चीज़ है, कैसे डिनोट किया जाता है, क्या क्या इसके मायने हैं, ये सब हल्का फुल्का आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेट को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, बट उसमें जो कोई नंबर आ गया, जैसे ऐसा कुछ नंबर आता है 2 + 3 आटा फॉर एग्जाम्पल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। इस टाइप का नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर इन जनरल बात करूँ तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे a प्लस आयोटा बी बराबर जेड। मतलब यहाँ पर a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट का कोई भी नंबर अगर आपको दिखता है तो समझ जाइए वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें दो पार्ट्स इंक्लूडेड है बच्चों, इसमें 2 पार्ट्स इंक्लूडेड है, एक है रियल पार्ट्स और एक इमेजिनरी पार्ट्स। दोनों पार्ट्स को अगर मिला दिया जाए, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को बच्चों मिला दिया जाए ना, तो उससे एक नए नंबर का फॉर्मेशन होता है। उसी नंबर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको जेड से डिनोट करते हैं बच्चों। और ए और बी को ध्यान से देखेंगे ना तो ये रियल नंबर्स ही होते हैं, ए और बी दोनों रियल नंबर्स होते हैं। ड्यू टू इंक्लूशन ऑफ आई, यह नंबर अब एक नया नंबर बन जाएगा जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। देखिए ध्यान से, 2 + 3 आयोटा, ये 2 भी रियल है, 3 भी रियल है, लेकिन आयोटा की वजह से a प्लस आयोटा भी बनेगा, जो कि एक नया नंबर बना देगा जेड। ये इमेजिनरी नंबर है पूरा 3 आयोटा वाला, और ये 2 आपका रियल वाला है। तो रियल और इमेजिनरी का इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से एक नया नंबर बन जाएगा जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप इस वाले चैप्टर में ये भी पढ़े होंगे कि यह रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, और यह आई के साथ वाला जो है वह 3 है, जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो ये रफ आइडिया मैंने हल्का फुल्का आपको दिया है कि ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स पहले से सेट्स मैथ्स के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जिसका हम इस्तेमाल लेंगे अभी जब हम ग्रुप थियरी, अभी कह सकते हैं ग्रुप स्टार्ट हुआ नहीं है, ये बस एक आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बताई जा रही है जो कि यूज़ होंगे जब हम ग्रुप आपको पढ़ाएंगे तब। चलिए आते हैं आपका जो मेन टॉपिक है आज का, ग्रुप, उस पर। तो समझते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट इसको हम इरेज करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ओके। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं ग्रुप। ये है आपका मेन टॉपिक आज का। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। लेट जी बी एनी नॉन एम्पटी सेट एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन, then G, O, which is algebraic structure
is called a group if some properties hold. ध्यान से देखिएगा. Let G be any non-empty set and O be a binary operation, then G comma O, which is algebraic structure, is called a group if some properties hold. ये इसका डेफिनेशन है, समझिएगा ध्यान से. कहने का मतलब समझिएगा, एक सेट मैंने लिया G. अब मैं सेट आपको समझा चुका हूँ, इसी वजह से आपको मैंने बेसिक पहले ही बता दिया, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुआ वो सब सारी चीज़ें. तो एक नॉन इम्पटी सेट लिया. नॉन इम्पटी सेट का मतलब ऐसा सेट जो खाली नहीं है, उसमें कोई कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एक ही हो बट हो. तो एक नॉन इम्पटी सेट मैंने G लिया, ठीक है, और एक ऑपरेशन लिया, और वो भी बाइनरी ऑपरेशन. और ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है आप समझ चुके हैं. तो मैंने क्या लिया, एक नॉन इम्पटी सेट G लिया और एक बाइनरी ऑपरेशन O लिया. इसको हम O से दिखाते हैं, छोटा वाला O, ठीक है. और किसी किसी बुक में आप इसको स्टार से भी देखेंगे इस तरीके से. तो हम यहाँ पे O लेके चल रहे हैं, आप स्टार भी यूज कर सकते हैं. तो एक नॉन इम्पटी सेट G लिया, एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन O लिया, उसी पर डिफाइंड है इस तरीके से. G कॉमा O लिख दिया मैंने, है ना. जो G है और O है उसी को लेकर के एक डिफाइन कर दिया मैंने, ऐसे G कॉमा O टाइप से स्ट्रक्चर बना दिया, एक इस तरीके से लिख दिया. इस तरीके से लिखने को ही बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. G कॉमा O एक पैटर्न बन गया सिस्टमैटिक, उस चीज का लिखावट जो है उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. अब समझिएगा ध्यान से, अगर इस तरीके से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको ग्रुप तब बोला जाएगा जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया. अब इसको ग्रुप तब बोला जाएगा यदि यह अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज जो कि डिफाइंड है उसको होल्ड करे. अब वो प्रॉपर्टीज क्या अभी मैं बताऊंगा. फिर समझिएगा ग्रुप क्या होता है. ग्रुप एक नॉन इम्पटी सेट पे डिफाइंड होता है, उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और उसको लेकर के एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. वह अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप होगा तभी होगा यदि वह कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, होल्ड करे. अब वो प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं. पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी. इसको क्लोजर एक्सियम्स भी कहते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके बच्चों. तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ओके. एक एडिशनल प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं अभी बच्चों जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ध्यान देखिएगा. ग्रुप होने के लिए केवल 4 प्रॉपर्टी चाहिए. ग्रुप होने के लिए केवल 4 प्रॉपर्टी चाहिए. अगर 4 प्रॉपर्टी आपका नॉन इम्पटी सेट G विद बाइनरी ऑपरेशन O होल्ड करता है, 4 प्रॉपर्टी को, कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती है नॉन इम्पटी सेट G विद बाइनरी ऑपरेशन O द्वारा, तो हम बोलेंगे वह नॉन इम्पटी सेट G बाइनरी ऑपरेशन O के साथ एक ग्रुप बनाएगा. एक ग्रुप कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एक ग्रुप कहलाएगा. यानी यहां से लेके ये चारों अगर होल्ड होता है तो हम बोलेंगे G आपका एक ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन O. क्लियर हो रहा बच्चों? यही होता है ग्रुप. अब इसके अंदर क्या है अभी वो समझेंगे थोड़ी देर बाद. पहले तो आप ये समझिए कि प्रॉपर्टी कौन कौन सा, क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का, और अगर वह होल्ड कर जाए तो ग्रुप बन जाता है. बस इतना अभी मैंने आपको समझाया कि ग्रुप कैसे बनेगा, कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करने पे, और वो प्रॉपर्टी का नाम क्या वो मैंने आपको बता दिया. अब उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है अभी मैं समझाऊंगा आपको, अभी जस्ट समझाऊंगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं उस नॉन इम्पटी सेट G विद बाइनरी ऑपरेशन O द्वारा, तो बोलेंगे वह G आपका एक ग्रुप बनाएगा, ग्रुप कहलाएगा.
क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, चलिए अब बात करते हैं हम आपके सामने कुछ और बात कर लेते हैं ग्रुप के साथ ही, है ना। ग्रुप के साथ ही कुछ और बात कर लेते हैं। देखो, 4 प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो गई तो ग्रुप कहलाएगा। अगर मानो कल को कोई ये बोले कि सर खाली एक प्रॉपर्टी अगर होल्ड करे तो, या खाली 2 प्रॉपर्टी होल्ड करे तो, या खाली 3 करे या 4 करे तो ग्रुप तो कहलाएगा। या अभी मैंने जो एक्स्ट्रा बताया 5 कर जाए, हाँ ये भी है। अगर खाली 1 प्रॉपर्टी होल्ड होती है जो कि फर्स्ट नंबर पे है, तब उसका कुछ और नाम है। दोनों करती है पहला और दूसरा, उसका कुछ और नाम है। पहला दूसरा तीसरा तीनों होता है होल्ड तो उसका कुछ और नाम है। चौथा करता है तो उसका नाम तो आप ग्रुप देख ही लिए, मतलब चारों अगर साथ करते तो ग्रुप कहलाएगा, लेकिन 5 अगर साथ करते तो उसका कुछ और नाम है। वही नाम हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? साथ ही साथ उसको भी डील कर लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा ध्यान से, अगर मान ली सिंगल प्रॉपर्टी जो कि पहला क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है तो उसका नाम होता है ग्रुपाइड। ग्रुपाइड, क्लियर है? अगर पहला दूसरा दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड होता है तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी ग्रुप या फिर डेमी ग्रुप, दोनों नाम है। डेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप और फिर डेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप बोलिए चाहे डेमी ग्रुप बोलिए, एक ही बात है। अगर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो, पहला और दूसरा दोनों। अगर मान ली पहला प्रॉपर्टी होल्ड होता है तो उसको बोलते हैं ग्रुपॉइड, ठीक है। अगर मान के चलिए पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों अगर होल्ड हो तो फिर इसका नाम पड़ जाता है मोनोइड। MONOID, क्या बोलते हैं इसको? मोनोइड। पहला दूसरा तीसरा मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, उसके साथ एसोसिएटिव होल्ड हो जाए, उसके साथ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड हो जाए। अगर ये तीनों होल्ड हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी उस वाले कह सकते हैं, जैसे ग्रुप बनाया उसका नाम पड़ गया ग्रुप। जब 4 करते हैं तो अगर 3 करता है तो उसका नाम पड़ जाएगा मोनाइड, मतलब वो जीक मोनाइड कहलाएगा या मोनाइड का फॉर्मेशन करेगा विद बाइनरी ऑपरेशन, अगर 3 प्रॉपर्टी होल्ड होती है एक साथ तो। हाँ, अब बात करते हैं चारों अगर होल्ड हो जाए तो अभी मैंने आपको बता दिया ये ग्रुप होता है। क्लियर है? फिर से, अगर ओनली 1 प्रॉपर्टी होल्ड होती है सेट जी द्वारा तो हम बोलेंगे जी आपका क्या है? ग्रुपॉइड है। पहला दूसरा दोनों होता है तो बोलेंगे जी आपका क्या है? फिर सेमी ग्रुप या फिर डेमी ग्रुप है। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम बोलेंगे जी आपका क्या बनाएगा? फिर मोनाइड बनाएगा। अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों एक साथ होल्ड होती हैं प्रॉपर्टी तो हम बोलेंगे वह जी आपका ग्रुप होगा। अब लास्ट वाला बचा आपका कम्यूटेटिव। मान के चलिए 5 हो जाए, पहला भी होल्ड हो जाए, दूसरा भी होल्ड हो जाए, तीसरा भी हो जाए, फोर्थ भी हो जाए, फिफ्थ भी हो जाए, सब हो जाए तो उसका एक अदर नेम है, उसका नाम क्या हो जाएगा? फिर उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? अबेलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं? अबेलियन ग्रुप। पहला होल्ड हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये पांचों अगर एक साथ होल्ड होती हैं तो हम बोलते हैं उसको अबेलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। तो ये है पूरी कहानी कि क्या क्या नाम पड़ जाता है इन प्रॉपर्टीज अगर होल्ड होती है तो इनकी वजह से। अब इसके अंदर चलेंगे हम कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे अंदर जा करके, तब और आपको अच्छा लगेगा समझने में कि ग्रुप का मतलब क्या है, एक्चुअल में ग्रुप होता क्या है, फील आपको आएगा फिर ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्या होता है ये सब चीज़ें, ग्रुपाइड क्या होता है, सेमी ग्रुप, डेमी ग्रुप क्या होता है। ठीक है।